हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नोहब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स एट learnohub.com, जहां आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे कंसेप्ट, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री, ओनली एट learnohub.com। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1. A remote sensing satellite of Earth revolves in a circular orbit at a height of 0.25 into 10 to the power 6 meter above the surface of the Earth. If Earth's radius is 6.38 into 10 to the power 6 meter and g is 9.8 meter per second square, then the orbital speed of the satellite is. तो ऑर्बिटल स्पीड यहाँ पे पूछा है। क्या होता है ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला? दैट इज vo इक्वल्स टू रूट अंडर gm बाय r प्लस h। यही तो होता है, रूट अंडर gm बाय r प्लस h। तो वैल्यूज पुट कर दो। g की वैल्यू पता है सबको, क्या है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, है ना। मास, अर्थ की मास क्या होती है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक है। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या दी गई है? 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू प्लस, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस हाइट कितने हाइट पे? अगर ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर जियो स्टेशनरी एक सैटेलाइट है जो कि घूम रही है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऑर्बिट मेंटेन करके उस ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट को मेंटेन करके घूमते रहती है। तो ये जो हाइट दी गई है, कितनी दी गई? 0.25 इंटू 10 टू द पावर 6। तो 0.25 इंटू 10 टू द पावर 6। अब सारे को सॉल्व करो, रूट निकालो, देखना आंसर अप्रोक्सीमेटली 7.76 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। देख लेना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेना जरूर, राइट। तो रूट अंडर निकालोगे तो 7.76 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। मीटर पर सेकेंड में आया तो किलोमीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करना है ये तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. अ सैटेलाइट एस इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. The mass of the satellite is very small compared to the mass of the earth. Then ये चार ऑप्शन से क्या क्या दिए गए हैं? चार स्टेटमेंट। The linear momentum of S remains constant in magnitude. Okay, now the acceleration of S is always directed towards the center of the earth. ठीक है। The angular momentum of S, that is the satellite, about the center of the earth changes in direction, but its magnitude remains constant. Fine. The total mechanical energy of S varies periodically with time. तो देखो, इन चारों में से ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी है एक फोर्स जो कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। तो जब फोर्स सेंटर की तरफ होगा तो एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। फोर्स सेंटर की तरफ है तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है। नाउ अब ये हो जाएगा करेक्ट, बाकी सारे गलत क्यों है? क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या है? एम वी, पी इक्वल्स टू एम वी, यही तो होती है लीनियर मोमेंटम। अच्छा, लीनियर मोमेंटम में मास तो कांस्टेंट है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी रेडियस के साथ साथ बढ़ रही है ना। रेडियस के साथ साथ चेंज हो जाती है। जैसे कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो वेलोसिटी क्या बताया था हमने कि वेलोसिटी जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। तो इस डायरेक्शन में, सॉरी, जैसे जैसे r बढ़ेगा वेलोसिटी घटते जाती है ना। तो इसलिए केपलर्स के जो सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा था कि जब वो
सन के पास होती है तब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जब वो सन से दूर होती है तब उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो वेलोसिटी यहाँ पे वैरी हो रही है, वेलोसिटी वैरी होगी तो लीनियर मोमेंटम कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो पूरे सिस्टम है, एक सिस्टम, एक लाइक सन और एक अर्थ है, या फिर अर्थ या फिर कोई सैटेलाइट, ये जो सारा सिस्टम है ये क्या है, जिसपे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा हो तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, तो ये वाला ऑप्शन सी ये भी गलत हो जा रहा है। यहां पे क्या कह रहा है कि यहां पे चेंजेस इन डायरेक्शन नहीं, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। दूसरा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एस, नहीं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट है इस केस में। तो सिर्फ ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सैटेलाइट की जो एक्सेलरेशन होगी उसकी डायरेक्शन अर्थ के सेंटर के तरफ पॉइंटेड होगी। क्वेश्चन नंबर 3, two spherical bodies of mass m and 5m of radius r and 2r are released in free space with initial separation between their centers equal to 12r if they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body before collision is। ओके तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले क्या कहा गया है कि एक बॉडी है जिसकी मास है m और जिसकी रेडियस है r, ठीक है, और एक बॉडी है जिसकी मास है 5m और जिसकी रेडियस है 2r, ठीक है। इन दोनों को स्पेस में रखा गया है विथ डिस्टेंस 12r सेपरेटिंग फ्रॉम देयर सेंटर, ठीक है। अभी क्या हो रही है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विथ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, और क्या होती है बीच में कहीं पे कोलिजन हो रहा है। सपोज इस किसी एक पॉइंट में कोलिजन हो रहा है, तो इस कोलिजन में ये पूछा गया है कि स्मॉलर बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो देखते हैं, तो पहले तो देखो कि फोर्स, ये भी फोर्स सेम फोर्स लगा रही है, ये भी सेम फोर्स लगा रही है। एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ m, और ये इस बॉडी के एक्सेलरेशन को हम लेते हैं 5m, ओके, एक्सेलरेशन ऑफ 5m, ये हमने बस नेम किया है। अब देखो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है। मतलब am बाय a5m इक्वल्स टू 5m बाई m, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, am बाई a5m इक्वल्स टू 5/1, ये मिल जाएगा, mm कैंसिल कर देंगे तो। अब देखो डिस्टेंस वाली फॉर्मूला लगाते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो पहले सॉल्व करते हैं फॉर m वाली मास के लिए, ठीक है। तो सपोज यहां पे जो कोलिजन होगी वो टाइम सेम लगेगा, है ना, कि ये भी t टाइम में इतना मूव करेगी और ये मास t टाइम में इतना मूव करेगी, सपोज करते हैं, ठीक है। तो टाइम सेम है, उसके बाद ही कोलिजन हो रहा है, ओके। तो इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। अब क्या हो रही है कि इस टाइम में इसकी एक्सेलरेशन, ये कितना डिस्टेंस मूव किया और ये कितना डिस्टेंस मूव किए, तो पहले लिखते हैं फॉर एस एम, ठीक है। ये क्या हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, ut प्लस ut तो 0 है, हाफ ए एम टी स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल M लिख दो, ए एम टी स्क्वायर। और फॉर 5m वाली मास के लिए क्या हो जाएगी, s 5m इक्वल्स टू हाफ a 5m टी स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना है ये डिस्टेंस, दोनों को डिवाइड करते, ये दोनों इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, sm बाई s 5m इक्वल्स टू 1/2 am टी स्क्वायर बाई 1/2 a 5m इंटू टी स्क्वायर,
ठीक है, अब देखो तो ये 1/2 कैंसिल, टी स्क्वायर कैंसिल, ए एम बाई ए 5m क्या है 1, तो एस एम बाई एस 5m ये क्या आ जाएगा 5/1 मीन्स एस एम इक्वल्स टू 5 ऑफ एस 5m। है ना, ये जितना ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक उसके 5 गुना होगा, है ना। ये जितना, ये हेवियर बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उससे 5 गुना ये होगा। टोटल मिला के कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे ये, तो टोटल मिला के ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो होगी उतना ही ट्रैवल करेंगे, राइट। एस ये वाली पार्टिकल, ये वाली बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी प्लस ये वाली बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वही तो टोटल है। कैसे निकालेंगे, सेंटर के बीच का अगर 12r है तो ये बीच वाली डिस्टेंस, क्योंकि कोलाइड तो इनके सरफेसेस होंगे, सेंटर ऑफ मास तो कोलाइड नहीं होगा, तो ये डिस्टेंस क्या है 12r माइनस इसको कर देंगे तो आ जाएगा 9r। मतलब SM मैं यहां पे लिखता हूं फिर से, ठीक है, तो SM प्लस S5m इक्वल्स टू 9r। 5 ऑफ S5m, ये तो 5m है, तो S हमें किसकी चाहिए, SM की चाहिए, ठीक है। तो S5m की वैल्यू पुट कर दो, S5m क्या हो जाएगी, SM प्लस S5m के जगह 1/5 SM, राइट, ये लिख देंगे इक्वल्स टू है 9r। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, दिस इज 5 + 1 6/5 SM इक्वल्स टू 9r। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इधर हमें 2 एंड दिस इज 3, तो ये हो जाएगा 15/2, दैट इज SM इक्वल्स टू 7.5r। ठीक है, मतलब ये जो छोटे मास वाली पार्टिकल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 7.5r, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे किया। ये वाला डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंटर ऑफ मास से तो दी गई है डिस्टेंस दैट इज 12r, लेकिन जब कोलिजन हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास का कोलिजन नहीं हो रहा है, कोलिजन किसका हो रहा है, इस दोनों सरफेस का कोलिजन हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दोनों की रेडियस को डिवाइड, अगर यहां से यहां तक 12r है तो इसको घटाएंगे तो बीच का मिल जाएगा, है ना। तो इससे दो इक्वेशन फॉर्म हुई और SM इक्वल्स टू 7.5r। क्वेश्चन नंबर 4, dependence of intensity of gravitational field E of Earth with distance r from the center of Earth is correctly represented by। तो देखो सेंटर ऑफ अर्थ वाला ये जो रिलेशन है, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड का, इसे हम कैसे लिखते हैं कि E इक्वल्स टू -gm बाई r³ इंटू r। ये कब होती है, जब अर्थ के अंदर हम जाते, जो डिस्टेंस अर्थ के रेडियस से कम है, मीन्स इस किसी पॉइंट पे, ठीक है। और ये माइनस साइन क्या है, ये दिखा रही कि फील्ड की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। तो ये केस कब लगता है, जब व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और एक क्या होती है, जब हम बाहर रहते हैं इस किसी डिस्टेंस पे, व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो क्या होती है -gm बाई स्मॉल r स्क्वायर। ये कब होती है, व्हेन r इज ग्रेटर देन r। तो दो केसेस हो रहे हैं, ठीक है, दो केसेस हो रहे हैं। अब देखो एट r क्या होता है, जब r इज इक्वल्स टू r, तब क्या हो जाती है, एट द सेंटर, सॉरी नॉट एट r, एट सेंटर, इसमें क्या है, r भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। तो इस केस में एनर्जी भी 0 होगी। तो ये तीन केस को लगा के अगर मैं प्लॉट बनाऊं, इस केस में क्या हो रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और इस केस में क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, लीनियर ग्राफ, और ये एक आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लग रहे हैं दोनों में, देखो माइनस है क्योंकि फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर।
अब इस दोनों तीनों को अगर तीनों कंडीशन को लेके ग्राफ बनाओ तो कैसे बनेगा? तो पहले तो देखो कि ये ग्राफ हो गया, पहला 0 है, जब r 0 है तो ये 0 है, ठीक है, ये करेक्ट हो गया, सेटिस्फाई कर गया। दूसरा क्या हो रहा है कि -r, मतलब पहले ऐसे जाएगा जैसे ही जब तक रेडियस तक आएंगे तब तक, ठीक है। जैसे ही ये डिस्टेंस r से बड़ा होने लगा वैसे ये क्या होगी, घटने लगेगी इस टाइप से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देख लो, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये देखो, जब रेडियस पे आया है ना तब मैक्सिमम है, जब उसके नीचे जाने लगा, उससे ज्यादा होने लगा, रेडियस से ये डिस्टेंस बढ़ने लगा, तो क्या हो रही है, -1/r² से वेरी कर रही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात कि तीन कंडीशंस क्या है? तीन, एक तो देखो जब अर्थ के रेडियस के अंदर है, एक अर्थ के रेडियस के बाहर है, और एट द सेंटर, जस्ट एट इट्स सेंटर पे क्या है, तो वहां पे फील्ड 0 है। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. Okay, to what approximate radius would Earth of mass 5.98 into 24 kg have to be compressed to be a ब्लैक होल? मीन्स अर्थ की रेडियस कितनी होनी चाहिए ताकि वो ब्लैक होल बन सके। अच्छा, ये वाले जो कंसेप्ट है ना कि अर्थ एक ब्लैक होल कब बनेगा, जब उसकी एस्केप वेलोसिटी लाइट के स्पीड के बराबर होगी, तब अर्थ एक एक ब्लैक होल बन सकता है। तो देखो, एस्केप वेलोसिटी यानी कि √2gm/r, ये जब लाइट की वेलोसिटी c के बराबर होगी तभी अर्थ एक ब्लैक होल बन पाएगा। ठीक है, तो देखिए समझते हैं इसको। अब हमें सारे वैल्यूज पता ही है, रेडियस इसमें से निकाल लेंगे कि अगर ऐसा हो गया तो रेडियस कितनी होगी। तो 2gm/r = c²। ठीक है, तो r क्या हो जाएगी, r = 2 × g × m/c²। ठीक है, अब सारे वैल्यूज पुट कर दो। 2 × g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 इंटू मास यहां से ले लेना है 5.98 × 10⁻24 kg। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड², पर इस पे भी स्क्वायर है। सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा, सॉल्व करके देखेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.889 × 10⁻² मीटर, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कंसेप्ट यही था कि एस्केप वेलोसिटी जब लाइट के स्पीड के बराबर हो जाएगी तब ये ब्लैक होल बन जाएगा, एटलीस्ट होनी चाहिए इतनी। वैसे एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 km/s की है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m is kept at rest at height 3r from the surface of the earth, where r is the radius of the earth and capital M is the mass of the earth. The minimum speed with which it should be projected so it does not come or does not return back. G is the acceleration due to gravity on the surface of the earth. देखो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। The velocity with which it should be projected that it should not come back, ये कौन सी वेलोसिटी होती है, एस्केप वेलोसिटी होती है ना। तो एस्केप वेलोसिटी v = हमें क्या पता है, √2gm/r। ठीक है, ये पता है। इस केस में r क्या है, r = कैपिटल R प्लस एक हाइट है 3r, है ना, 3r, तो ये r हो जाएगी 4r। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो एस्केप वेलोसिटी की, क्या हो जाएगी, √2gm/4r। ठीक है, ये 2 कैंसिल, दिस विल बी gm/2r⁴ (1/2)। बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन था। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, gm/2r
टू दी पावर 1/2। रूट अंडर का मतलब क्या होता है, टू दी पावर 1/2। आ गया आंसर, ठीक है। सिंपल सी बात थी कि एस्केप वेलोसिटी ही पूछी गई है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल एवरेज मास डेंसिटीज, वीपी एंड वीई आर द एस्केप वेलोसिटीज ऑफ द प्लैनेट एंड द अर्थ रेस्पेक्टिवली, देन इन चारों में से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी क्या है, पहले तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ लिखते हैं, दैट इज रूट अंडर 2gm/r, ये होती है, ठीक है। मास डेंसिटी के टर्म में अगर मैं मास को लिखता हूं, दैट इज वॉल्यूम इनटू द डेंसिटी, तो क्या हो जाएगी, रूट अंडर 2 इंटू जी इंटू एम के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ठीक है, ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय आर। तो यहां से क्या पता चला, ये आर एक कैंसिल होगा, तो यहां r² बचेगा, एंड दिस विल बी 8/3 इंटू जी इंटू पाई इंटू रो, ये आ जाएगा रूट के अंदर, और एक r बाहर आ जाएगा, यहां r² से r बाहर आया, ठीक है। अभी प्लैनेट की वेलोसिटी निकालो, एस्केप वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी, 2gm/r। प्लैनेट का रेडियस कितना है, दैट इज ट्वाइस r, तो यहां पे मैं 2r लिखता हूं, क्योंकि यहां पे लिखा है ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। 2 विल कैंसल आउट। फिर मास को मैं लिखूंगा किसके टर्म्स में, मास डेंसिटी के टर्म्स में, तो g इंटू 4/3 पाई r³ मतलब 2r की क्यूब इंटू रो बाय r, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा, यहाँ पे 2r की क्यूब होगी तो 8r², 8r³, तो यहां से फिर एक r² बचेगा, तो r² की जगह पे मैं r को बाहर निकालता हूं। अभी जो लिखूंगा ये देखो, सो दिस विल बी 4/3 इंटू पाई इंटू ये एक 8 है, तो पाई जी लिख दो पहले, इंटू 8 इंटू रो, ठीक है। तो ये 4 इंटू 8, इसमें से मैं कितना बाहर निकाल सकता हूं, मैं 4 को बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4r, राइट, 4r में बाहर निकाला, सॉरी 4 के जगह पे मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पे अगर रूट के अंदर में 4 है तो बाहर क्या निकलेगा, 2, राइट, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट है 4, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट है 2, इंटू 8/3 पाई जी रो, तो ये सिमिलर आ गया। अब देखो VE/VP अगर मैं किया तो ये क्या आ गया, R/2R, यानी 1/2, ठीक है। ये वाला सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 मतलब VE इक्वल्स टू VP इक्वल्स टू ट्वाइस VE, VP इक्वल्स टू ट्वाइस VE। देख लो, VP इक्वल्स टू ट्वाइस VE, दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। मिल गया ना, प्रोपोर्शनलिटी का गेम है, बस डिवाइड करते जाना प्रोपोर्शनलिटी। ये क्वेश्चन और भी इजीली बन सकता था, कैसे कि बस आप वेलोसिटी और रेडियस के बीच का आप प्रोपोर्शनल कर दो, लेकिन यहां पे कैसे क्या पूछा गया है, यहां पे बोला है कि इक्वल एवरेज मास डेंसिटी, मतलब आपको मास को मास डेंसिटी के टर्म्स में पहले लिखना है, तब वहां पे हम देखेंगे कि ये भी डिपेंड करता है रेडियस पे, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं बाय इक्वेशन 1, इसको अगर इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/2 रेशियो आएगा, VP इक्वल्स टू 2VE। क्वेश्चन नंबर 8, a body of mass m is taken from Earth's surface to height equal to twice the radius of the Earth, ठीक है। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस से देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा V, इसको कैसे लिखते हैं हम, और डेल्टा U आप लिखो, कैसे लिखते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, जो फाइनल डिस्टेंस मीन्स रेडियस 2r पे है, ठीक है। ये अर्थ है, इसके ऊपर रेडियस 2r मीन्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ट्वाइस r है,
ठीक है। इस पे यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो है फाइनल। इससे इनिशियल को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे लिखते हैं, माइनस जी एम एम बाय आर। आर क्या है, आर इज आर प्लस 2r, है ना। यहां से सरफेस से ट्वाइस डिस्टेंस, ट्वाइस आर डिस्टेंस, r प्लस 2r। देख लो क्या लिखा हुआ, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यहां से ट्वाइस आर है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 3r, ठीक है। माइनस जी, माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस आ जाएगा, जी एम एम बाय आर, ये इनिशियली था, ठीक है। सॉल्व कर लो, क्या आ जाता है देख लो, जी एम एम बाय 3r और ये जी एम एम बाय आर, ठीक है। अभी इससे अगर हम कॉमन ले लेते हैं माइनस जी एम एम बाई आर, एम एम बाई आर, तो हमें क्या मिल जाएगा 1/3 प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा 3 और प्लस, सॉरी दिस विल बी माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हमने, माइनस। तो ये कितना आ जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा 2/3, दैट इज माइनस ऑफ माइनस, यानी कि 2/3 जी एम एम बाई आर, ये तो आ गया। अभी देखो इसमें जो भी टर्म्स है सारे स्मॉल जी के टर्म्स में लिखे हुए, जो भी आंसर है ऑप्शन है स्मॉल जी के टर्म्स में लिखे हुए। कैसे सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आ गया 2/3 जी एम एम बाई आर। वैसे तो अगर देखा जाए तो 2/3 एक मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी आप टर्म्स में लिख लो जी के। कैसे लिखते हैं जी के टर्म्स में, अगर मैं ऊपर नीचे एक आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, सॉरी जी एम बाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसे मैं लिख सकता हूं जी, और बच गया एक स्मॉल एम और एक स्मॉल और एक कैपिटल आर, दैट इज 2/3 mgr। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात कि पोटेंशियल एट दिस डिस्टेंस मींस सरफेस से ये डिस्टेंस है 2r, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो गया 3r, वही यहां पे हमने लिखा r में 2r ऐड कर दिया, बस फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज each of mass 2 kg are situated on x-axis at a distance 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on respectively। ठीक है। Now from the origin से इतने इतने डिस्टेंस पे 2-2 kg के मासेस रखे हुए। The resulting gravitational potential due to this system at the origin will be। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर ये ओरिजिन है तो 1 मीटर पे एक मास रखा गया 2 kg का, फिर 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 kg का एक मास रखा गया, फिर क्या 4 मीटर पे 2 kg का एक मास रखा गया, फिर 8 मीटर पे एंड सो ऑन, ये मूव करता जा रहा है। तो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, सबका जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है माइनस जी एम बाई आर। ठीक है, माइनस जी एम बाई आर, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, v इक्वल्स टू माइनस जी इंटू 2 kg बाई आर, पहला डिस्टेंस है 1 मीटर, फिर माइनस जी इंटू 2 kg, दूसरा डिस्टेंस 2 मीटर, फिर माइनस जी इंटू 2, तीसरा डिस्टेंस है 4 मीटर एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा। कॉमन अगर मैं ले लेता हूं यहां से 2g, तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस माइनस कॉमन लिया प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन डॉट डॉट। ठीक है, तो ये सम क्या आ गया, ये इनके डिनोमिनेटर को देखो, इसके जो डिनोमिनेटर है ये क्या है जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। किसमें है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम निकालेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो हमें जो मिलेगा आंसर वो क्या आ जाएगा, इसका पूरा सम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा एंड दिस विल बी -4g। ये हो जाएगा रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, -4g विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, भूलना नहीं है इसको। क्वेश्चन नंबर 10,
if v is the escape velocity and vo is orbital velocity of satellite for orbit close to earth's surface then these are related by। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एस्केप वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, √2gm/r है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, उसकी जो ऑर्बिट है वो क्या है, अर्थ सरफेस के पास में है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हम √gm/r लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं, √gm/r। दोनों को डिवाइड करो, ve/vo हमें रिलेशन मिल जाएगा, दिस इज √2gm/r एंड इट इज √gm/r। ठीक है, बचेगा क्या, √2। ठीक है, तो ve इक्वल्स टू √2 इंटू vo। escape velocity is √2 times orbital velocity where the orbit of that satellite is near to the earth's surface। option D will be the correct answer। समझ में आ गया। question number 11, at height, the height at which the weight of a body becomes 1/16th its weight of the surface on the earth radius r is, means किस हाइट पे जाके जो वेट ऑफ द बॉडी है वो 16 टाइम हो जाएगी, 1/16 टाइम हो जाएगी कंपेयर टू द वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वो ऑप्शन है 5r, 15r, 3r एंड 4r। देख लो सिंपल सी बात है, वेट ऑन द सरफेस, वेट ऑन द हाइट, सॉरी एट विच हाइट वेट बिकम्स 1/16 to the weight on the surface। तो weight at height will become 1/16 to the weight on the surface। समझ में आ गई बात। तो weight on the surface को हम लिख सकते हैं कैसे, 16 into weight at some height। ठीक है, यही हाइट हमें पता करनी है। अच्छा, वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगी, लेकिन अगर हाइट पे जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, चेंज होती है ना, चेंज होती है। तो उसे हम लिखते हैं जी डैश, तो m इंटू जी डैश, m विल कैंसिल आउट, मास तो वही है। ठीक है, नाउ g को हम कैसे लिखते हैं, g इक्वल्स टू 16 जी डैश हमारे पास आया। g क्या होती है, gm/r², ये लिख सकते हैं gm/r²। और इसको कैसे लिखेंगे, gm/r प्लस h की स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे तो लिख सकते हैं, क्योंकि हाइट है तो r में, रेडियस ऑफ अर्थ में कुछ हाइट जुड़ जाएगा, जिस हाइट पे जाके हम क्या मेजर कर रहे हैं, वेट मेजर कर रहे हैं। देख लो, सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, ये gm कैंसिल आउट। अभी क्या हो जाएगी, 16 इक्वल्स टू r प्लस h की होल स्क्वायर बाय r²। ठीक है, r प्लस h की होल स्क्वायर बाय r²। अभी दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट करता हूं तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा r प्लस h एंड दिस विल बी सिंपली r। तो 4r इक्वल्स टू r प्लस h, तो h इक्वल्स टू कितना आ गया, 3r आ गया। हाइट, किस हाइट पे जाके वेट 1/16 टाइम हो जाएगी, वो क्या है, 3r। सो 3r विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल था, कैसे अप्रोच किया देख लो। जो क्वेश्चन है ना, आधा आंसर उसी में से छुपा होता है ना। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, सॉल्व करना शुरू करो, जी को gm/r² वाले टर्म्स में लिखना है, इजीली आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a geostationary satellite is orbiting the earth at height of 5r above the surface of the earth. r is being the radius of the earth. Now the time period of another satellite in hours at height of 2r from the surface of the earth is। ओके, समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ये हमारा अर्थ है जिसकी रेडियस है सपोज r। ठीक है, इसके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, जो अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रही है। ठीक है, तो वो कितने डिस्टेंस पे है, यहां से 5r के डिस्टेंस पे है। तो सपोज ये है उसकी ऑर्बिट। ठीक है, परफेक्ट सर्कल नहीं बन रहा है, तो
ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक 5r है प्लस r, सो दिस विल बी 6r। ओके, एक और ऑर्बिट कहा जा रहा है, क्या कर रही है वो, एक और ऑर्बिट, अनदर सैटेलाइट इन आवर्स एट हाइट 2r, मीन्स फ्रॉम द सरफेस से 2r की हाइट पे एक और सैटेलाइट क्या हो रही है, घूम रही है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2r प्लस r, सो दिस विल बी 3r। समझ में आ गई बात। अब कैसे निकालेंगे टाइम, तो देखो केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है, केपलर का थर्ड लॉ कहता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है ना, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ओके, जिस सेंटर से वो घूम रही है उस सेंटर से उस ऑर्बिट तक का डिस्टेंस वो है r। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर इक्वल्स टू r1 क्यूब बाई r2 क्यूब। ठीक है, सो टाइम टेकन, अच्छा t1 क्या है, t1 यहां पे है टाइम ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, और t2 क्या है, टाइम ऑफ अनदर सैटेलाइट, सैटेलाइट x मैं लिख देता हूं। ठीक है, सैटेलाइट x की, फाइन। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की टाइम पीरियड क्या होती है, यही दिमाग में रखना है, क्या होती है, 24 आवर्स। सो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ रोटेट करती है, तो एक पूरा घूमने में उसे 24 आवर्स ही लगता है। तो यहां पे मैंने पुट किया 24 आवर्स, तो 24 की स्क्वायर, सो दिस विल बी 24 इंटू 24 बाई t2 स्क्वायर, यही हमें निकालनी है। ठीक है, नाउ r1 कितना है, पहला है कितना 6r, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, r2 क्या है, r2 है 3r, सो 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, सबको काट दो, 2 2 2 कितना आ गया, 24 इंटू 24 बाई t2 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 एंड दिस विल कट 3। ओके, अब देखो t2 स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √72 विच इज 6 √2। क्या आ जाएगा, 6 √2। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 6 √2 आवर। क्वेश्चन नंबर 13, अ स्फेरिकल प्लैनेट has a mass mp and diameter dp. A particle of mass m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity equals to। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले तो समझना है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसमें एक समझने वाली बात ये है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके हमें ये समझना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो गिर रही है उस पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि g क्या होता है, gm/r²। ठीक है, यही होती है। तो बस इसके वैल्यूज जो दी गई है पुट कर दो। देखो कहीं पे भी पार्टिकल की मास तो नहीं है ना, क्योंकि पार्टिकल की मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, जो बॉडी गिर रही है उसके मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। यहां पे क्या दिया गया है, g डैश हम निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लैनेट, सपोज उसे मान लेते हैं जीपी। ठीक है, डैश नहीं जीपी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो जी एम क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट विच इज गिवन एज mp। ठीक है, r क्या है, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, लेकिन यहां पे डायमीटर है, तो डायमीटर है तो dp/2 इसकी स्क्वायर है, मतलब क्या ऊपर 4 जाएगा, ये dp स्क्वायर और बाई 4 ही आएगा यहाँ पे, तो ऊपर 4 गया तो 4gm/dp स्क्वायर, है ना। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाए, सॉरी दिस इज mp। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, देखो 4gm/dp स्क्वायर, 4gm/dp स्क्वायर। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि स्मॉल m है यहाँ पे, तो ये होगा नहीं। ठीक है, 4gm/dp
dp²। 4gm यहाँ पे मास ऑफ प्लैनेट है mp/dp की। क्वेश्चन नंबर 14, द एस्केप वेलोसिटीज ऑफ टू प्लैनेट्स A and B आर इन रेशियो 1:2। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई रेस्पेक्टिवली इज 1:3, देन रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट A एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट B विल बी। देखो एस्केप वेलोसिटी क्या है, VE इक्वल्स टू 2gm/r। ठीक है, इससे अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अगर लिखता हूं तो कैसे लिख पाऊंगा, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फिर ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, ये 2gm/r², ये हो जाएगा g, सो 2gr। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अभी देखो क्या दिया गया है कि g1, ठीक है, इस टू g2, ये हमें निकालना है। ठीक है, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट है, तो इसे GA GB मान लेते हैं। हमें पता क्या है, हमें पता है द एस्केप वेलोसिटीज ऑफ टू प्लैनेट्स मींस VA इज टू VB हमें पता है जो कि है 1:2, और क्या पता है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियाई मींस RA इज टू RB हमें पता है, दैट इज 1:3। सॉल्व करते हैं इसी बेसिस पे, तो VA एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट A बाय एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट B, ये अगर करूंगा मैं तो क्या लिख सकता हूं मैं, देखो √2GA/RA बाय √2GB/RB। सिंपल सा है, प्रोपोर्शनलिटी का यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, √2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे क्या है, हमें VA/VB पता है, क्या है वो, VA/VB दैट इज 1/2। ठीक है, और क्या पता है, अगर इसे मैं पूरा रूट में लिखता हूं, ये GA/GB हमें निकालनी है, RA/RB हमें पता है, RA/RB क्या है, 1/3। ठीक है, 1/3, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो 1/4 इक्वल्स टू GA/GB इंटू 1/3, तो ये क्या आ जाएगा, GA/GB इज, यहां पे लिख देता हूं, GA/GB मीन्स इन दोनों का रेशियो जो मैं निकालूंगा वो आ जाएगा 3/4, दैट इज 3:4। कौन सा आ जाएगा, देखो 3/4 आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 15, a particle of mass m is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius a. Okay, now the magnitude of the gravitational potential at point situated at a/2 distance from the center will be। देखो क्या होगी, क्वेश्चन क्या है, एक स्फेरिकल शेल है, इसके सेंटर पे कोई एक मास है m, और इस शेल की भी मास m ही है। ठीक है, तो एट सम पॉइंट a/2 a क्या है, इसकी रेडियस, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगी, तो एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी इस पॉइंट मास की वजह से, और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगी, इस पूरे शेल के वजह से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, देखते हैं। तो पहले तो V1 हम निकालते हैं, दैट इज इस मास के वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, -GM/R होता है, R क्या है यहां पे, दैट इज a/2। ठीक है, V2 क्या हो जाएगा, मास सेम है, शेल का मास सेम है, -GM/A। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दैट इज V1 प्लस V2, इसको करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, GM/, ये आ जाएगा 2GM/A माइनस ऑफ GM/A, तो ये क्या आ जाएगा, -3GM/A। यहां पे क्या मांगा है, सिर्फ द मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड मांगा है, तो ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर रहा है, 3GM/A, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 3GM/। क्वेश्चन नंबर 6, काफी इजी क्वेश्चन है। अ प्लैनेट मूविंग अलोंग एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट
to the sun at a distance of r1 and farthest away at a distance of r2. If v1 and v2 are the linear velocities of these points respectively, then ratio of v1 by v2 is. देखो इसको तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही हमें ट्रिक पता होनी चाहिए. ट्रिक क्या है कि जब सन के क्लोज कोई प्लैनेट होती है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, जब सन के दूर जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है. मतलब वेलोसिटी ऑफ वन, ये कितना v1 बाई v2 विल बी r1 बाई r2, यही तो होगी, है ना. तो देख लो, फिर से सॉल्व करके देख लेते. तो पहले तो होता क्या है कि एक सन के पास है, ये सन है और यहाँ प्लैनेट है, तो ये वाली रेडियस दी गई है r1 और ये वाला दिया गया है r2. यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है v1, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है v2. अब v1 बाई v2 की रेशियो निकालते हैं. तो देखो v1 और रेडियस में आंसर क्या है, रेडियस में दिया गया है. तो हमें क्या पता है, देखो बिना सॉल्व किए मैं बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है. हमें क्या पता है, जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब रेडियस क्या होगा, जब रेडियस कम होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. मतलब v1 बाई v2 r2 बाई r1 होना चाहिए. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए. देख लेते हैं ऐसा आता है कि नहीं. कैसे देखेंगे सर, मैं बताता हूं. देखो ऑर्बिट में है, एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है. तो m इंटू v1 r1 इक्वल्स टू m इंटू v2 r2. मास तो वही है ना. तो देखो यहां से क्या मिल रहा है हमें, v1 r1 इक्वल्स टू v2 r2. ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, v1 बाई v2 इक्वल्स टू r2 बाई r1. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, v1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r1. तभी तो हम कहते थे कि जब सन के पास होता है तो जल्दी मूव कर लेती है, जब सन से दूर जाती है तो धीरे से मूव करती है. तो r2 बाई r1 विल बी द करेक्ट आंसर बी. मैं शुरू में गलत कर दिया था, शायद मैं बोल दिया था r1 बाई r2, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने प्रूव किया. मैं बता रहा हूं कि जब पास में होती है तो जल्दी मूव करती है. ओके, सन के पास में होती है ना. तो कभी कभी क्या हो रहा है कि सन के जगह पे यहाँ पे सपोज अर्थ है और अर्थ के अराउंड मून रोटेट कर रहा है, सपोज इलिप्टिकल पाथ में, तो फिर से वही करेंगे. ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मून और अर्थ वाला भी आता है, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सेम कंसेप्ट हम अप्लाई कर देंगे. ठीक है, r2 बाई r1, v1 बाई v2 इक्वल्स टू r2 बाई r1. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द चैप्टर ग्रेविटेशन. तो ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही लेक्चर्स के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है. सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एवरीवन. हैव अ ग्रेट डे.